बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन और उसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि जब डिफरेंट सब्सटेंस आपस में मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उनकी जो अमाउंट है, कितनी अमाउंट रिएक्ट करती है और उस अमाउंट और जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि रेट जो है वो किस स्पीड के साथ जाता है, उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ क्या लिंक है। तो इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन का। 1869 में दो साइंटिस्ट थे, गोल्डबर्ग और वेज। इन्होंने 1869 में एक लॉ पेश किया जो कहलाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ये कहता है कि जब जो रेट है, जिस रेट से सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सब्सटेंस के एक्टिव मास के। द रेट एट विच आ सब्सटेंस रिएक्ट, वो रेट जिससे कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस के, उस सब्सटेंस के एक्टिव मास के, यानी कि उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के, उस सब्सटेंस की अमाउंट के। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट के। अब यहाँ पर दो दफा जिक्र आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें वो ये है, द रेट एट विच substance react is directly proportional to active mass of substance. And rate of reaction is directly proportional to product of reacting substance। तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सपोज यहां तक है और जो दूसरा हिस्सा है वो यहां से लेकर यहां तक। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, वो रेट जिससे कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है, वो रेट जिससे कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस सब्सटेंस के एक्टिव मास के, यानी कि उस सब्सटेंस की कितनी कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड कर रहा है उसका रेट। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट रिएक्ट करने का रेट जो है वो ज्यादा होगा, और अगर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो जो उसका रेट है वो कम होगा। द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, वो रेट यानी वो कितना रिएक्ट कर रहा है, कितना तेजी के साथ रिएक्ट कर रहा है। अमाउंट ज्यादा होगी तो ज्यादा तेजी के साथ रिएक्शन होगा, अमाउंट कम होगी तो उसकी स्पीड कम होगी। द
द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सब्सटेंस। और इसका दूसरा हिस्सा क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन। एक चीज है सब्सटेंस ने रिएक्ट करना है, अपने आप को इन्वॉल्व करना है रिएक्शन में, और दूसरी चीज है कि जब दोनों सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं, उन्होंने रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया है। अब रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी जो दोनों सब्सटेंस हैं, सपोज हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, वो दोनों रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो गए हैं। अब कंबाइन होने के बाद जो रिएक्शन है उसका रेट क्या होगा, तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट के। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक चीज है कि जिस रेट से सब्सटेंस ने इन्वॉल्व होना है रिएक्शन में, सब्सटेंस ने रिएक्ट करना है, और रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन ने किस स्पीड से आगे जाना है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट जिससे सब्सटेंस रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस सब्सटेंस के एक्टिव मास के, और एक्टिव मास का मतलब है उसकी मोलर कंसंट्रेशन, उसकी अमाउंट कितनी है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस के, जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेके उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर आपने एक और बात याद रखनी है कि जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल डीएम इनवर्स क्यूब। मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे मोल डीएम इनवर्स क्यूब, और जो कंसंट्रेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होंगे उनके इर्द गिर्द जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये रिप्रेजेंट करेगी कि हम उसकी जो अमाउंट है उसको मोलर कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हमने एक जनरल, हमारे पास एक रिएक्शन है उसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो सपोज हमारे पास ये एक केमिकल रिएक्शन है A प्लस B, ये दो रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं, ये आपस में कंबाइन होके C प्लस D प्रोड्यूस करते हैं। A प्लस B जो है वो रिएक्टिंग सब्सटेंस है और इन दोनों के रिएक्ट करने से C और D जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर हम इनकी मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो A है वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, जो B है वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, C भी स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा और D भी स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये हमने इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हमने रिप्रेजेंट किया, और ये आपने याद रखना है कि जो मोलर कंसंट्रेशन है वो होगी मोल डीएम इनवर्स क्यूब के अंदर। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये हमने लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अब ये सपोज A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं C प्लस D, तो ये जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है लेफ्ट से राइट, तो हम इसको यहाँ पर राइट करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट के। रिएक्ट कौन कौन कर रहा है, A और B, तो ये A और ये B, और इनकी मोलर कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में।
तो ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। और प्रोडक्ट है इसलिए दरमियान में कोई साइन यूज नहीं करेंगे जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ए और बी जो है ये इनका प्रोडक्ट है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब आपको मालूम है कि जहां पर भी प्रोपोर्शनल का साइन आए तो उसको हटाकर हम एक इक्वल और एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो इस केस के अंदर ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, यहां पर जो कांस्टेंट है वो है के एफ इज इक्वल टू के एफ ए स्क्वायर ब्रैकेट और प्रोडक्ट बी स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से अगर हम ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जब C प्लस डी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं जब वो रिएक्ट करके A प्लस बी बनाएंगे तो हम इसको लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस के। तो उसको हम इस तरीके से राइट करेंगे। अब ये रिएक्टिंग सब्सटेंस है, अब C प्लस डी रिएक्ट करेंगे और A प्लस बी प्रोड्यूस होगा तो हम इसको राइट करेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब रिएक्ट कर रहे हैं C और D, C को स्क्वायर ब्रैकेट में और D को स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास इक्वल और कांस्टेंट हम यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन हम R यूज करेंगे के आर C और D। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर दो कांस्टेंट यूज किए हमने के एफ और के आर। के एफ को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। जबकि जो के आर है वो कहलाता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक फॉरवर्ड रिएक्शन की और एक रिवर्स रिएक्शन की। आपको मालूम है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो भी आ जाती है। तो एट इक्विलिब्रियम, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा उस वक्त हम इस इक्वेशन को किस तरीके से राइट करेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसकी जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो क्या थी, के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का प्रोडक्ट, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास इक्वल आया था के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ
डी। अब इस इक्वेशन के अंदर दो कांस्टेंट हमारे पास के एफ और के आर, इन कांस्टेंट हम कंबाइन कर लेते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू, ये के आर यहाँ पर नीचे आ गए साइड पर आकर, सी डी जो है ये अपनी जगह पर ही रहेगा और ये ए और बी जो है इस साइड पे आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो के एफ और के आर है, इसमें के एफ जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है और के आर जो है वो रिवर्स रिएक्शन के लिए है। अब अगर हम इन दोनों के लिए एक कांस्टेंट यूज करें तो वो कांस्टेंट जो है वो कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट जो है वो है सी, के सी इज इक्वल टू आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। के सी जो है वो इक्वल किसके है, के एफ ओवर के आर के। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी इक्वेशन ड्राइव होगी, या इक्विलिब्रियम रिवर्सल रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी ओवर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन थी, उस इक्वेशन के लिए हमने इक्विलिब्रियम के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इक्वेशन हमने डिराइव की। अब हमने मजीद देखना है कि हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स का भी यूज किया हो, तो नंबर ऑफ मोल्स का जहां पर यूज हो उसके लिए भी हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। अब सपोज हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस तरीके से है, ए प्लस बी ये रिएक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं सी और डी, और जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर हम कोएफिशिएंट्स यूज करते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी। अब इस इक्वेशन को हमने देखना है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी इक्वेशन किस तरीके से डिराइव होगी। तो सबसे पहले जिस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स आ जाए, यानी ये कोएफिशिएंट्स लिखे और नंबर लिखे हो, कोएफिशिएंट्स कोई नंबर है 1 2 3 4, तो उसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ chemical reaction is directly rate of chemical reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactants rate of chemical reaction directly proportional है product of molar concentration of reactants raised to the power equal to number of moles as in balanced chemical equation।
हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट है, जब हमारे पास इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स या कोफिशिएंट्स का यूज किया जाए। तो ये यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ तक तो बात जो है जो हमने पहले डिस्कस की है वही है। जो इसका सेकंड पॉइंट है रेज टू द पावर, यानी कि जो मोलर कंसंट्रेशन होगी उसकी हमने पावर भी यूज करनी है, रेज टू द पावर। और जो पावर यूज करनी है वो किसके इक्वल होगी, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के। यानी जो नंबर यहाँ पे लिखा गया होगा उसको हम उसकी पावर के तौर पर यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के अंदर ये जो रेज टू द पावर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो है ये एक्स्ट्रा बात है, बाकी हमारा जो लॉ है वो सेम है। अब इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो इसके लिए भी पहले हम लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां पर रिएक्टेंट्स क्या है, ए और बी। ये ए की मोलर कंसंट्रेशन, ये बी की मोलर कंसंट्रेशन और ये उनका प्रोडक्ट। और आगे लिखना है रेज टू पावर, इनकी पावर भी राइट करनी है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इसके नंबर ऑफ मोल्स ये है और इसके नंबर ऑफ मोल्स ये वाले। तो ये इसकी पावर आ जाएगी स्मॉल ए और यहाँ पर स्मॉल बी। और जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। हम इसको राइट करेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो हम यूज कर रहे हैं आर एफ। इसी तरीके से जब रिवर्स रिएक्शन होगा उसके लिए आप इक्वेशन राइट करेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। आप रिएक्ट सी और डी कर रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी और रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ये हैं सी और डी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। जब प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू आर C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर स्मॉल c और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर ऑफ स्मॉल d। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए। और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्योंकि इक्विलिब्रियम भी हासिल होता है इसलिए एट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी उसके ऊपर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या है, आर एफ जबकि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की ये वैल्यू है आर जो कांस्टेंट है उसको एक साइड पे कर लेंगे, आर एफ ओवर आर ये यहां पर रह जाएगा सी डी और ये मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा
बी। आर एफ ओवर आर जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो यहां पर हम उसको यूज करेंगे के सी के। के सी इज इक्वल टू तो ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स आते हैं उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन जो है वो डिराइव होगी। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक जनरल इक्वेशन है और एक ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको डिफाइन करना शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। फिर अगर आप इसको देखें टेस्ट योरसेल्फ है पेज नंबर 9 पे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन, उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन को आपने डिफाइन करना है। उसका सेकंड क्वेश्चन है हाउ द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड, तो इक्वेशन के नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसका आंसर क्या लिखना है आपने, एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है पॉइंट आउट कोफिशिएंट्स ऑफ ईच इन द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शंस। ये यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, उन रिएक्शंस में हमने कोफिशिएंट्स बताने हैं। तो मैंने आपको बताया कोफिशिएंट्स क्या होता है कि इक्वेशन से पहले, रिएक्टेंट से पहले या प्रोडक्ट से पहले बैलेंस करने के लिए जो नंबर लिखा जाता है वो कहलाता है कोफिशिएंट्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन है एक 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b 4c प्लस 2d, 4c प्लस 2d। इसमें कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं, जो नंबर राइट है 2, 3, 4 और d। तो एक आसान सा क्वेश्चन है कि कोएफिशिएंट कैसे बताया जाता है कि जो नंबर राइट किया जाता है रिएक्टेंट से पहले वो नंबर कहलाता है कोएफिशिएंट। तो ये ए बी और सी पार्ट जो है ये इसका आपने करना है कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं। और इसके बाद इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें लिखा हुआ है राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 3 रिएक्शंस हैं, उन 3 रिएक्शंस के लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जो है वो राइट करना है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2NO2, 2NO2 N2O4 is equal to N2O4। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट्स जो है वो ऊपर आते हैं, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऊपर है और रिएक्टेंट्स नीचे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है N2O4, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करना है और जो रिएक्टेंट्स है वो नीचे आ जाएंगे NO2 और जो उससे पहले नंबर लिखा हुआ है वो उसकी पावर बन जाएगी। तो ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो बन गया। इसी का एक और इक्वेशन है इसकी हमारे पास PCl3 प्लस Cl2 और ये बन गया PCl5। इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे राइट करेंगे, K इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आएगा PCl5, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करना है और जो रिएक्टेंट्स है वो नीचे आ जाएंगे PCl3 और Cl2। ये प्लस का साइन यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है हमने, और अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हो तो वो नंबर इसकी पावर बन जाएगी। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पर इसकी पावर जो है वो नहीं है। एक और इक्वेशन है 2SO2, 2SO2 प्लस O2 और प्रोड्यूस हो रहा है 2SO3। इसके लिए हम इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे, KC प्रोडक्ट पहले आ जाएगा SO3 स्क्वायर ब्रैकेट और जो नंबर है वो पावर बन जाएगा SO2
स्क्वायर ब्रैकेट में O2 स्क्वायर ब्रैकेट में S2 से पहले नंबर 2 लिखा हुआ S2 की पावर बन देगा। याद रखना है कि दरमियान में साइन नहीं यूज करना क्योंकि ये हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं। ये था हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ का जो थर्ड क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन कंप्लीट जो है इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। अगर आपको इसमें से किसी टॉपिक की किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर हमें राइट करके भेजें, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह वो दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। थैंक यू।